चलो बच्चों, वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलने वाले हैं, प्लांट किंगडम की दुनिया में। हम देखेंगे कि इनको क्लासिफाई करने का तरीका वक्त के साथ कैसे बदला, और एल्गी जो इतने सिंपल से दिखते हैं वो असल में हमारी दुनिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैम, ये तो काफी सिंपल लगता है। मतलब प्लांट वही ना जिसमें पत्तियां हो, हरा रंग का हो और जो जमीन से उगता हो। यही सोचते हैं हम सब। एग्जैक्टली और देखो, यही हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन साइंस की नज़र से देखें तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आज हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले समझेंगे कि पौधे हैं क्या, फिर उन्हें क्लासिफाई करने का सफ़र कैसा रहा। उसके बाद हम डाइव करेंगे एल्गी की अमेजिंग दुनिया में, उनके 3 मेन परिवारों से मिलेंगे, और सबसे आखिर में ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। हमारा पहला सेक्शन है इस पुरानी पहेली को सुलझाना कि आखिर प्लांट की डेफिनेशन थी क्या। क्योंकि नई डेफिनेशन को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पुरानी सोच में गलती क्या थी। तो देखो, शुरू शुरू में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही सिंपल सा रूल बना दिया था। उन्होंने कहा, जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है वो एक प्लांट है। सिंपल। अच्छा, एक मिनट, तो इसका मतलब फंगी जैसे मशरूम्स, उनमें भी तो सेल वॉल होती है, तो क्या उन्हें भी प्लांट्स माना जाता था? बिल्कुल सही पकड़ा, और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो, सेल वॉल का होना एक होमोप्लासी है। मतलब ये एक जैसा फीचर तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका पूर्वज यानी एंसेस्टर भी कॉमन है। बस इसी वजह से फंजाई, मोनेना और साइनोबैक्टीरिया जैसे ग्रुप्स को प्लांट किंगडम से निकालना पड़ा, और उसके बाद हमें मिला एक साफ सुथरा रिफाइंड प्लांट किंगडम, जिसका बेस, उसकी नींव एल्गी से शुरू होती है। चलो, अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन का सफ़र है ना, ये एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह है। जैसे जैसे डिटेक्टिव्स यानी साइंटिस्ट्स के पास नए और बेहतर टूल्स आते गए, वो ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिश्तों को और भी गहराई से समझने लगे। इसे ऐसे समझो जैसे हम एक किराना स्टोर को अरेंज कर रहे हैं। पहला सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, लिनेयस के टाइम का। उन्होंने चीज़ों को सिर्फ उनके बाहरी फीचर से सॉर्ट किया, जैसे पैकेट का कलर या शेप। फिर आया नेचुरल सिस्टम, बेंथम एंड हुकर का। उन्होंने पैकेट के अंदर भी झांका, मतलब इंटरनल फीचर्स को भी देखा। और अब हम यूज करते हैं मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो सीधा डीएनए देखकर बता देता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस फैक्ट्री से निकला है, यानी उनका कॉमन एंसेस्टर कौन है। और इन सब के लिए ये हैं हमारे मॉडर्न जासूसी टूल्स। जब हमें फॉसिल्स नहीं मिलते तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर डेटा यूज करती है, साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन लेती है, और कीमोटैक्सोनॉमी प्लांट्स के यूनिक केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करती है। इन सारे बायोलॉजिकल पजल्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत क्लेवर है ना? तो अब जब हमने फंजाई जैसे जंक को प्लांट किंगडम से अलग कर दिया है, अब हम असली फाउंडेशन, असली नींव से मिल सकते हैं, एल्गी। चलो, इनकी इस अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो आखिर ये एल्गे हैं क्या? बेसिकली ये सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। थैलॉइड मतलब इनमें ट्रू रूट, स्टेम्स या लीव्स जैसा कुछ नहीं होता। इनके पास क्लोरोफिल है, इसलिए ये ऑटोट्रोफिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये पानी में ऑक्सीजन घोलने और पूरे एक्वेटिक फूड साइकिल को चलाने के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। और इनकी एडेप्टेबिलिटी कमाल की है। गीली मिट्टी से लेकर स्लॉथ बेयर के फर तक ये कहीं भी मिल सकते हैं। वाओ! ये तो सच में अमेजिंग है। मतलब एक तरफ इतनी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी है जैसे वॉलवॉक्स, और दूसरी तरफ कैल्प्स हैं जो 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। मतलब पानी के नीचे एक पूरा का पूरा जंगल। अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली। और इनके रिप्रोड्यूस करने के तरीके भी उतने ही डाइवर्स हैं। बेसिकली 3 मेन मेथड्स हैं। पहला है वेजिटेटिव, बिल्कुल वैसे जैसे हम मनी प्लांट या गन्ने की कटिंग लगाते हैं। इसमें फ्रैगमेंटेशन से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। दूसरा है एसेक्सुअल, जिसमें जूस्पोर्स बनते हैं। और तीसरा है सेक्सुअल, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है। और हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। आइसोगैमिस में दोनों गैमेट्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एनिसोगैमिस में उनका साइज अलग अलग होता है। और ऊगैमिस में तो एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है। एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और एक छोटा मोटाइल मेल गैमेट, बिल्कुल जैसे ह्यूमंस में होता है। ऑलराइट, तो अब वक्त आ गया है एल्गी के 3 मुख्य परिवारों से मिलने का। ये हैं क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी।
चलो देखते हैं कि इनकी यूनिक पहचान क्या है। सबसे पहला परिवार है क्लोरोफाइसिए, यानी ग्रीन एल्गे। और जैसा नाम है वैसा ही काम। इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, बिल्कुल हमारे जमीन के पौधों की तरह। इसलिए इनका रंग ग्रास ग्रीन होता है। इनके क्लोरोप्लास्ट्स के शेप्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। डिस्क, प्लेट, स्पाइरल, जैसे कि हम स्पाइरोजिरा में देखते हैं। नेक्स्ट अप फियोफाइसिए यानी ब्राउन एल्गी। यही है वो जायंट केल्प्स जिनकी हम बात कर रहे थे। इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक हो सकता है, फूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट की वजह से। इनकी बॉडी भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें होल्ड फास्ट जो रूट जैसा काम करता है, स्टाइप जो स्टेम जैसा होता है, और फ्रॉन्ड जो पत्ती जैसा दिखता है। और आखिर में आती है रोडोफाइसी, यानी रेड एल्गे। ये सबसे यूनिक है। इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट है R-फाइकोइरिथ्रिन, जो इन्हें समुद्र की गहरी से गहरी जगहों में, जहां बहुत कम रोशनी पहुंचती है, वहां भी जिंदा रहने में मदद करता है। और एक फन फैक्ट, इनमें फ्लैजेला बिल्कुल नहीं होते। और ये स्लाइड एक परफेक्ट रिवीजन चीट शीट है। इस टेबल से तुम इन तीनों क्लासेस को पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल और हैबिटेट के बेसिस पर बहुत आसानी से कंपेयर कर सकती हो। ओह आई सी, ये तो बहुत ही यूजफुल है। अच्छा, तो सबके पिगमेंट्स और स्टोर्ड फूड काफी अलग-अलग हैं। दिस रियली मेक्स इट सो मच क्लियरर। गुड। अब हम आते हैं अपने फाइनल और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। आखिर ये सिंपल से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं क्यों? यू आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड। इस नंबर को देखो, ग्रेटर देन 50%। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ पर जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, उसका आधे से ज़्यादा काम अकेले एल्गी करते हैं। बेसिकली हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं, उसकी ऑक्सीजन एल्गी से आ सकती है। थिंक अबाउट दैट। और इनका इम्पैक्ट सिर्फ बायोस्फीयर तक ही नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी में भी है। ये पूरे एक्वेटिक फूड साइकिल का बेस है। पोरफायरा जैसी 70 से ज़्यादा स्पीसीज को हम खाते हैं। अगार, जो जेलिडियम से मिलता है, वो आइसक्रीम से लेकर लैब कल्चर्स तक में यूज़ होता है। और क्लोरेला जैसे प्रोटीन रिच एल्गी को तो एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस में सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। और अब एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। रेड एल्गी का जो स्टोर्ड फूड होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, उसका स्ट्रक्चर हम एनिमल्स में पाए जाने वाले ग्लाइकोजन से बहुत बहुत सिमिलर है। ये बायोकेमिकल कनेक्शन बताता है कि लाइफ के कितने अलग अलग डोमेन्स में भी कितने डीप एवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट्स शेयर्ड हैं। अमेजिंग, राइट? तो इस पूरी जर्नी से हम 3 की टेकअवेज निकाल सकते हैं। पहला, कि क्लासिफिकेशन बस ऊपर ऊपर से देखने से इवॉल्व होकर रिगरस जेनेटिक सच्चाई तक पहुंचा है। दूसरा, कि एल्गे अब फंगी जैसे ग्रुप से अलग होकर असली प्लांट किंगडम का डाइवर्स और फाउंडेशनल पिलर है। और तीसरा, इनका ड्यूअल इम्पैक्ट है। ये ग्लोबल कार्बन साइकिल भी चलाते हैं और मॉडर्न ह्यूमन इंडस्ट्री भी। एक सिंपल सेल वॉल के आइडिया से लेकर उस हवा तक जिसे हम सांस लेते हैं, पौधों की पूरी कहानी कहीं ना कहीं एल्गी की बायोलॉजी में लिखी हुई है। अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो एक पल के लिए सोचना कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हम सबको कैसे कनेक्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग एवोल्यूशनरी सफ़र को समझेंगे। ये कहानी है कि कैसे प्लांट्स ने पानी से निकलकर ज़मीन को अपना घर बनाया। सोच के देखो, ये कितना बड़ा बायोलॉजिकल चैलेंज रहा होगा। देखो इसे, ये पूरी जर्नी ना, ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। हम इसे 3 स्टेजेस में समझेंगे। पहले, सिंपल एक्वाटिक एंसेस्टर्स जैसे एल्गी जो पूरी तरह पानी में रहते थे। फिर आया एक ट्रांजिशनल ब्रिज यानी ब्रायोफाइट्स, जिन्होंने जमीन पर पहला कदम रखा। और आखिर में वैस्कुलर फ्लोरा, जिन्होंने जमीन को सच में कॉन्कर कर लिया। द सेंट्रल चैलेंज वाज पानी के सपोर्ट के बिना जमीन के खुले एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले पायोनियर्स से, द ब्रायोफाइट्स। इनमें आते हैं मॉसेस और लिवरवर्ट्स। ये बहुत ही ब्रेव थे ज़मीन पर आने वाले पहले प्लांट्स, लेकिन इनकी कुछ सीरियस लिमिटेशंस थीं। इन्हें एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जैसे फ्रॉग रहता ज़मीन पर है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उसे पानी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही ब्रायोफाइट्स ज़मीन पर तो उगते थे, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए उन्हें पानी की एक पतली सी फिल्म की ज़रूरत हमेशा रहती थी। ओह आई सी, तो मतलब रहते ज़मीन पर थे, पर फैमिली शुरू करने के लिए पानी ज़रूरी था। इंटरेस्टिंग। वेट, एक मिनट मैम, अगर इनके पास असली रूट्स नहीं थे, जैसे आम पेड़ों के होते हैं, तो ये पानी कैसे लेते थे और सीधे खड़े कैसे रहते थे?
ग्रेट क्वेश्चन। उन्होंने ना एक तरह का जुगाड़ किया था, कुछ एनाटॉमिकल वर्क अराउंड्स। असली रूट्स की जगह इनके पास थे राइजॉइड्स। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स थे जो उन्हें बस मिट्टी से चिपक कर रहने में मदद करते थे और आसपास की नमी को एब्जॉर्ब करते थे। बट ये पानी को ऊपर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, और इनकी जो स्टेम लाइक एक्सिस थी उसमें कोई प्रॉपर प्लम्बिंग भी नहीं थी। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था। बट इनका सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रक्चर नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी परिवार बढ़ाने में, बेसिकली रिप्रोडक्शन। ये देखो इनका रिप्रोडक्टिव हार्डवेयर। मेल ऑर्गन है एंथेरिडियम और फीमेल है आर्किगोनियम। एंथेरिडियम से मेल गैमीट्स निकलते हैं जिनको एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। अब इन एंथेरोजॉइड्स को फीमेल एग तक पहुंचना है। इसको ऐसे समझो कि एक बारात है जिसको दुल्हन के घर जाना है, लेकिन इस बारात को चलने के लिए पानी की सड़क चाहिए। अगर पानी नहीं तो फ्यूजन नहीं और नया प्लांट नहीं बनेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकी लाइफ साइकिल में जो मेन प्लांट हम देखते हैं वो हैप्लॉइड होता है। इसे कहते हैं गैमीटोफाइट। और जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है वो छोटा सा होता है और न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह से इस गैमीटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। ये पैटर्न आगे जाकर बदलने वाला है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो मेन प्लांट बॉडी ही जेनेटिकली वल्नरेबल थी, राइट? एग्जैक्टली, यू गॉट इट। अब आते हैं रियल अपग्रेड पर। एंटर द टेरिडोफाइट्स। इनमें आते हैं फर्न्स। ये लैंड प्लांट्स का वर्जन 2.0 थे जिन्होंने जमीन पर जीने का कोड आखिरकार क्रैक कर लिया। उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन था वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ देखो, ब्रायोफाइट स्टेम एक सॉलिड मास जैसा है, जबकि टेरिडोफाइट स्टेम में एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसको ऐसे सोचो जैसे किसी बिल्डिंग में पानी के पाइप्स यानी जाइलम और फूड सप्लाई करने वाली वायरिंग यानी फ्लोएम लगा दी गई हो। अब बिल्डिंग ऊंची बन सकती है। वाओ! तो ये इनका इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम था। एग्जैक्टली, और इस प्लम्बिंग ने उन्हें कुछ सुपर पावर्स दे दिए। पहली बार प्लांट्स के पास आए ट्रू रूट्स जो जमीन में गहरा जाकर पानी खींच सकते थे, ट्रू स्टेम्स जो उन्हें सपोर्ट और हाइट्स देते थे, और ट्रू लीव्स जो आराम से फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। बेसिकली प्रॉपर प्लांट ऑर्गन्स डेवलप हो गए। यहाँ देखो इनकी पूरी एनाटॉमी, रूट्स, स्टेम्स और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स लीव्स जिनको मैक्रोफिल्स कहते हैं। ये सारे पार्ट्स एक साथ काम करके एक मच मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट बनाते थे जो ब्रायोफाइट से कहीं ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता था। लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ प्लम्बिंग नहीं था। असली गेम चेंजर था उनकी लाइफ स्ट्रैटेजी में एक फंडामेंटल बदलाव। यहीं वो पैराडाइम शिफ्ट है। याद है, ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट थी। टेरिडोफाइट्स ने इस पूरी स्ट्रैटेजी को पलट दिया। अब जो मेन प्लांट हम देखते हैं जैसे ये फर्न, वो असल में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। तो उन्होंने मेन प्लांट बॉडी को हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना दिया। बिल्कुल, और यही सबसे क्रूशल बदलाव था। यहाँ देखो, ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट डोमिनेंट, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया। एक डिप्लॉइड बॉडी जिसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जमीन के टफ कंडीशंस जैसे यूवी रेडिएशन, टेम्परेचर चेंजेस को हैंडल करने के लिए जेनेटिकली मच बेटर इक्विप्ड है। इट्स मोर रोबस्ट। इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन चुना। मैम, इन सिंपल प्लांट्स का, इन मॉसेस का हमारे प्लैनेट पर क्या इम्पैक्ट हुआ? मतलब दिस सीम्स सो स्मॉल। बहुत बड़ा इम्पैक्ट। दे वर इकोलॉजिकल इंजीनियर्स। ये देखो, पहले वो नंगी चट्टानों पर, बेयर रॉक पर उगे। फिर उन्होंने बारिश के पानी को रोका और सॉइल इरोजन कम किया। जब वो मरे तो डीकम्पोज होकर उन्होंने ह्यूमस बनाया जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। और धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी की पहली परत बनाई। बेसिकली उन्होंने आने वाले बड़े प्लांट्स के लिए जमीन की नींव रखी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द होल स्टोरी। ये कोट सब कुछ समराइज करता है। जमीन पर राज करने के लिए प्लांट्स को अपने नाजुक गेमीटोफाइट पर से डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ी और अपनी सारी एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर स्पोरोफाइट बनाने में इन्वेस्ट करनी पड़ी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो उन्होंने पानी के ट्रांसपोर्ट और स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन एक पजल अभी भी बाकी था, रिप्रोडक्शन। अभी भी उनकी बारात को पानी की सड़क चाहिए थी। तो जमीन पर पानी की जरूरत के बिना पूरी तरह से कैसे रिप्रोड्यूस करें? इसका सोल्यूशन एवोल्यूशन का अगला बड़ा इन्वेंशन था, पर वो एक और दिन की कहानी है। आज सुनते हैं प्लांट्स की एपिक कहानी। देखो, ये सिर्फ एक बायोलॉजी लेसन नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग की शानदार दास्तान है।
ये कहानी है कि कैसे पानी में आराम से रहने वाले सिंपल एल्गी ने जमीन पर आने के लिए खुद को इंजीनियर किया और पूरी प्लैनेट पर छा गए। ये बायोलॉजिकल सुप्रीमेसी की अल्टीमेट रेस थी। पानी से जमीन पर आना कोई आसान काम नहीं था। इन शुरुआती प्लांट्स के सामने 2 बड़े जानलेवा चैलेंजेस थे। पहला, ग्रेविटी। पानी में तो आराम से तैर रहे थे, सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जमीन पर वो अपने ही वेट से गिर जाते। दूसरा, डेसिकेशन, मतलब सूख जाना। पानी से दूर वो मुरझाकर मर जाते। तो सवाल साफ था, सीधे खड़े कैसे रहें और हाइड्रेटेड कैसे रहें? अगर इन 2 चीजों का सोल्यूशन नहीं मिलता तो उनका जमीन पर आने का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। वेट, सो यू मीन पानी के बिना वो बस गिर जाते और सूख जाते? एग्जैक्टली। तो इस रेस में सबसे पहले आगे आए टेरिडोफाइट्स। इन्होंने पहली बार इन प्रॉब्लम्स को, यानी प्लम्बिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट को सीरियसली सॉल्व करने की कोशिश की। आप उन्हें ओरिजिनल रियल एस्टेट डेवलपर्स समझ सकते हो, जिन्होंने जमीन पर पहली बार वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ट्राई किया। उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था वैस्कुलर टिश्यू। देखो, जो पहले के प्लांट्स थे, ब्रायोफाइट्स, वो जमीन से चिपक कर रहते थे क्योंकि उनके पास कोई इंटरनल प्लम्बिंग नहीं थी। लेकिन टेरिडोफाइट्स ने जाइलम और फ्लोएम डेवलप किया। इसे ऐसे समझो, मान लो आप एक बड़े शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो। टॉप फ्लोर तक पानी और खाना कैसे पहुंचाओगे? आप पानी के पाइप्स लगाओगे, वो है जाइलम, और सामान ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट चाहिए, वो है फ्लोएम। टेरिडोफाइट्स ने बेसिकली ये पूरा सिस्टम अपने अंदर इंस्टॉल कर लिया, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ ग्रो कर पाए। ओह वाओ, तो प्लम्बिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर तो वो कहीं भी ग्रो कर सकते थे, राइट? नहीं, इतना आसान नहीं था। उनकी प्लम्बिंग तो फर्स्ट क्लास थी, लेकिन उनके सिस्टम में एक क्रिटिकल बग था, उनका रिप्रोडक्शन। वो अभी भी पूरी तरह पानी पर डिपेंडेंट था। उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम 1 बूंद पानी की जरूरत थी, और इस एक बग ने उनका पूरी दुनिया में फैलने का प्लान रोक दिया। इस पानी पर डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए एवोल्यूशन ने अपना अगला और सबसे बड़ा पत्ता खेला। ये था असली गेम चेंजर, जिसने टेरिडोफाइट्स को पीछे छोड़ दिया। ये इन्वेंशन था अ सीड। ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट बहुत फैसिनेटिंग है। सीड का ब्लूप्रिंट एक छोटी सी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से शुरू हुआ। एक ही तरह के स्पोर के बजाय प्लांट्स ने 2 तरह के स्पोर्स बनाना शुरू किए, एक छोटा मेल माइक्रोस्पोर और एक बड़ा फीमेल मैक्रोस्पोर। पर सबसे इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग डिसीजन ये था, फीमेल पार्ट को पेरेंट प्लांट पे ही रखा गया, उसे बाहर रिलीज नहीं किया। बस इस एक बदलाव ने सीड की आदत की नींव रखी। और नई सीड टेक्नोलॉजी के मास्टर थे जिम्नोस्पर्म्स। उनके पास जमीन पर जीने के लिए एक पूरा सर्वाइवल पैकेज था, जिसमें 3 खास चीजें थीं। पहला, नेकेड सीड, जिसने उन्हें कठिन एनवायरनमेंट में भी टिकने की ताकत दी। दूसरा, लीफ आर्मर, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। और तीसरा, स्पेशलाइज्ड रूट्स, ताकि बेकार जमीन से भी न्यूट्रिएंट्स निकाल सकें। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टेरिडोफाइट्स के स्पोर्स एक अरेंज्ड मैरिज की तरह थे, जहां शादी के लिए दोनों परिवारों को एक ही नदी के किनारे रहना पड़ता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म का सीड वो उस फैमिली की तरह था जिसके पास अपनी कार और पैक्ड लंच है। वो जहां चाहे जा सकते थे और नया घर बसा सकते थे। इसका मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वाओ, व्हाट एन एनालॉजी, मतलब फुल आजादी। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपनी लीव्स को अपग्रेड किया। पानी के लॉस को रोकने के लिए उन्होंने लीफ आर्मर बनाया। उनके पत्ते सुई जैसे हो गए ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। उन पर एक मोटी वैक्सी कोटिंग आ गई और गैस एक्सचेंज के लिए जो छोटे पोर्स होते हैं, यानी स्टोमाटा, वो अंदर की तरफ धंस गए ताकि नमी बनी रहे। ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ओह, सो इट्स लाइक जैसे हम ठंड में गर्मी बचाने के लिए सिकुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये इनोवेशन सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, नीचे भी हो रहा था। उनके रूट्स ने फंगाई और बैक्टीरिया के साथ पार्टनरशिप कर ली। ये पार्टनर्स उन्हें बंजर जमीन से भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन निकालने में मदद करते थे। बेसिकली उन्होंने एक परफेक्ट सर्वाइवल टीम बना ली थी। और यहाँ आता है आखिरी रिजल्ट। उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत नहीं रही। इसके बजाय उन्होंने हवा को अपना कुरियर बना लिया। अब मेल कोन से पोलन हवा के जरिए फीमेल कोन तक पहुंच सकता था। फाइनली वो क्रिटिकल वाटर बग सॉल्व हो गया था। अब वो सच में जमीन के राजा बन सकते थे। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर जिम्नोस्पर्म्स इतने सक्सेसफुल थे तो वो आज हर जगह क्यों नहीं दिखते? पाइन ट्रीज और कॉनिफर्स तो कुछ खास क्लाइमेट्स में ही मिलते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। एवोल्यूशन का आखिरी और सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इनोवेशन अभी आना बाकी था।
द फ्लावर। एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स ने एक ब्रिलियंट मूव चला। उन्होंने अपने सीड को एक प्रोटेक्टिव केसिंग, जिसे ओवरी कहते हैं, उसके अंदर बंद कर दिया। यही ओवरी बाद में फल यानी फ्रूट बन जाता है। इस क्लोज सिस्टम ने इतनी प्रोटेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी दी कि वो हर इमेजिनेबल साइज और शेप में इवॉल्व हो गए, छोटे से वुल्फिया से लेकर 100 मीटर लंबे यूकेलिप्टस ट्री तक। तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? चलो दोनों स्ट्रैटेजीज कंपेयर करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का तरीका था द शॉटगन मॉडल। हवा में लाखों पॉलन ग्रेन्स छोड़ दो और उम्मीद करो कि कोई एक आधा टारगेट तक पहुंच जाए। लेकिन एंजियोस्पर्म्स ने द कुरियर मॉडल अपनाया। उन्होंने फूलों का इस्तेमाल करके कीड़े मकोड़ों, पक्षियों और दूसरे जानवरों को टारगेट डिलीवरी के लिए अट्रैक्ट किया। इसे ऐसे सोचो, जिम्नोस्पर्म्स तूफान में लाखों फ्लायर्स फेंक रहे हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स हर एक फ्लायर को हाथ से डिलीवर करवाने के लिए एक डेडिकेटेड कुरियर सर्विस यूज कर रहे हैं। कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है? ऑब्वियसली द कुरियर वन। एग्जैक्टली। तो चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे इनोवेशंस एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा कैसे थे। ये था एवोल्यूशन का मास्टर प्लान जमीन पर आज़ादी पाने के लिए। ये टेबल पूरी स्टोरी का चीट शीट है। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्टेरोडोफाइट्स सीड्स नहीं है, वैस्कुलर सिस्टम है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स है, वैस्कुलर सिस्टम है और रिप्रोडक्शन के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में एंजियोस्पर्म्स इनक्लोज्ड सीड्स, वैस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड कुरियर्स। इससे पूरी प्रोग्रेशन एकदम क्लियर हो जाती है। यप, गॉट इट, मेक्स टोटल सेंस। और ये ग्राफ दिखाता है कि ये सब कुछ रैंडमली नहीं हुआ। ये एक हाईली डायरेक्शनल कर्व था। एक एक्सिस पर है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी और दूसरे पर एनवायरमेंटल इंडिपेंडेंस। हर अगले ग्रुप ने दोनों चीजों में बेहतरी की। मकसद एक ही था, पानी से रिश्ता तोड़ना और अगली जनरेशन को पैदा करने की एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमसे कैसे जुड़ती है? ये टेक्नोलॉजीज जो लाखों साल पुरानी है, वैस्कुलर सिस्टम, सीड्स, फ्लावर्स, हमारी सिविलाइजेशन की बुनियाद हैं। हमारा खाना, हमारी दवाइयाँ, कपड़े, फ्यूल, यहाँ तक कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब कुछ उन पुराने इंजीनियरिंग माइलस्टोन्स का ही तोहफा है। तो जमीन पर जीत हासिल करने के लिए लाखों सालों की ब्रिलियंट इंजीनियरिंग के बाद आपको क्या लगता है, हमारी इस बदलती दुनिया में अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा जिसके लिए प्लांट्स को एक सॉल्यूशन इंजीनियर करना पड़ेगा? सोचने वाली बात है।